नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ये कहा करते थे कि उनको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। पहले उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी और उसके बाद वो विपक्ष मुक्त भारत पर उतर आए थे। और प्रधानमंत्री क्यों विपक्ष मुक्त भारत चाहते थे, ये इसकी पुष्टि या इसका एक बड़ा सबूत कल सामने आया जब राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया। राहुल गांधी के भाषण की तारीफ सारे लोग कर रहे हैं, लगभग सभी दलों के लोग। बीजेपी और उनके साथियों को छोड़ दें तो उसके अलावा लगभग सभी दलों के लोग राहुल गांधी के इस भाषण की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस भाषण में राहुल गांधी ने जिस तरीके से बताया है कि भारत को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, जो समस्याएं हैं भारत की उनका समाधान कैसे हो सकता है, और इस पर उन्होंने सरकार को काफी रचनात्मक और क्रांतिकारी सुझाव दिए। अब मोदी इन सुझावों को कितना सुनते हैं, कितना समझ पाते हैं और उस पर क्या जवाब देते हैं, ये तो आज शाम 5 बजे तय होगा, लेकिन जब मोदी आज अपना जवाब देंगे। लेकिन कल राहुल का जो भाषण था उसमें जो मुद्दे उठाए गए, उनकी तारीफ और उनको लोग जो समझ रहे हैं, वो इस बात का मतलब उस चीज का वो विश्लेषण कर पा रहे हैं कि क्यों अमेरिका या चीन जैसे देश जो महाशक्तियां बनी हुई हैं, उनमें भारत क्यों पिछड़ रहा है। इसका खुलासा कल राहुल गांधी ने किया। उन्होंने समस्या भी बताई और उसका समाधान भी सुझाया और सरकार की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको बताया कि आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कहां चूक रहे हैं। ये गलती भी इस गलती की ओर भी राहुल गांधी ने इशारा कर दिया। तो राहुल गांधी का कल का भाषण बहुत ही संतुलित, बहुत अच्छा और बहुत संयमित तरीके से उन्होंने सरकार को रचनात्मक सुझाव दिए, साथ ही साथ जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनकी आलोचना भी की। इधर आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर जो सवाल उठाया और उसमें यूपी सरकार की कमजोरी, मोदी सरकार का जो प्रचार है, इसको लेकर घेरा, इस पर भी बीजेपी परेशान है। और कल ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भाषण दिया था, उसकी शुरुआत से ही जो हंगामा शुरू हो गया था। लेकिन धनखड़ जी जो कि उपसभापति हैं, एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके, तो उनको मालूम था कि अब की इस बार मैंने ज्यादा टोका टाकी की तो अब विपक्ष इन बातों को नहीं सुनेगा और उनको विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए। ये बात कल राज्यसभा में भी नजर आई, कल लोकसभा में भी, और आज भी लोकसभा में ये बात दिखी, क्योंकि ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष, वो बड़ी शांति से खामोशी से और मुस्कुराते हुए भी अखिलेश यादव के भाषण को सुनते रहे। तो अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं के जो भाषण हैं, इनसे मोदी जो है वो अब परेशान है। और अब उनके या तो वो खुद भाषण लिखते होंगे या जो उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं वो लोग इस समय माथापच्ची शायद कर रहे होंगे कि शाम को 5 बजे जब मोदी जवाब देंगे तो उनको किन किन बिंदुओं पर जवाब देना है। एआई का जवाब आई से देना है या अमेरिका इंडिया से देना है, या कि वो राहुल की बात को स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि ठीक है राहुल जी, आपने जो सुझाव दिए हम उस पर विचार करेंगे, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर मोदी के पाले में इस समय गेंद है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ने मोदी को लाचार कर दिया है। चुनावी मोर्चे पर भले मोदी ये कह सकते हैं कि मैंने बड़ी जीत हासिल कर ली और मैंने इंडिया गठबंधन को न महाराष्ट्र में न हरियाणा में आने दिया और लोकसभा चुनाव में भी मैंने जीत हासिल कर ली, लेकिन जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के नेता उठा रहे हैं, देश की जिन समस्याओं पर इंडिया गठबंधन के नेता संसद में अपनी बात रख रहे हैं और वो सारी बातें आधिकारिक तौर पर दर्ज हो रही हैं, क्या मोदी उनका सार्थक जवाब दे पाएंगे या इंडिया गठबंधन के आगे वो लाचार नजर आएंगे? इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी के कल के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे नई तकनीकी से, एआई से और चीन का जो और अमेरिका, चीन और अमेरिका किस तरह से हमसे आगे हैं और हमको क्या करना चाहिए, ये देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। क्या कहा राहुल गांधी ने, एक बार सुन लेते हैं। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI?
The answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने कितने सुलझे हुए तरीके से एआई की जो गुत्थी है उसको समझाया, और क्योंकि अभी आप जानते हैं कि चीन ने भी अपना एक जो डीप सीक जो बनाया है, और उधर अमेरिका का चैट जीपीटी, और इन दोनों के बीच जो मुकाबला हो रहा है, तो दुनिया जो है वो एआई में इतना आगे बढ़ रही है, और जो ये खासकर चीन और अमेरिका जैसे देश जो तकनीकी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, और वही लोग इस समय दुनिया पर राज कर रहे हैं। और ऐसे में भारत अगर 10 साल पिछड़ा हुआ है चीन से तकनीकी के मामले में, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको लेकर एक रचनात्मक सुझाव राहुल गांधी ने दिया। अब ये देखना होगा कि मोदी इस बात को कितना सुनते और समझते हैं, और उस पर क्या वो सकारात्मक तरीके से इस बात को लेते हैं, या इस पर भी वो कोई लफाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इधर आज अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर घेरा है नरेंद्र मोदी की सरकार को और योगी की सरकार को, क्योंकि बीजेपी जितना ज्यादा उसने हल्ला मचाया था महाकुंभ को लेकर, और एक पूरा एक नैरेटिव तय करने की कोशिश की, हिंदुत्व का मुद्दा अभी दबा नहीं है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बीजेपी देश को आगे ले जाना चाहती है, और आखिर में इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जो एक आरएसएस की सोच है उसी पर बीजेपी काम कर रही है। ये बात महाकुंभ में बार बार नजर आई, क्योंकि इसको लगातार एक धार्मिक आयोजन से बढ़ाकर इसको एक राजनीतिक आयोजन का रूप देने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन यहाँ पर संसद में अखिलेश यादव ने बीजेपी की इस कोशिश का भी पर्दाफाश किया है। अखिलेश यादव का एक लंबा भाषण था, लेकिन उसके कुछ हिस्से हम सुनेंगे। पहले एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से, उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता। लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था, और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को कि किस तरह से उन्होंने महाकुंभ की जो उसमें जो भगदड़ हुई थी उसमें किस तरह से
सरकार ने आंकड़े छुपाने की कोशिश की और कैसे खुद मुख्यमंत्री योगी जो है उन्होंने 17 घंटे ले लिए केवल शोक प्रकट करने में, केवल मृतकों के लिए श्रद्धांजलि देने में। तो एक बहुत ही दुखद घटना और उस पर जो राजनीति हुई है उसकी पूरी पोल खोल दी है अखिलेश यादव ने। तो किस तरह इंडिया गठबंधन के नेता संसद में एक बार फिर से दिखा रहे हैं अपना दम और इसमें मोदी कैसे लाचार नजर आ रहे हैं, या आज शाम को कैसे मोदी लाचार नजर आ सकते हैं, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी अपने राहुल गांधी को हमने कल सुना, अभी हमने उनका थोड़ा सा हिस्सा भी सुनाया भाषण का, और अखिलेश यादव, ये जो दो नेता हैं इन दोनों ने, मोदी सरकार को ये उम्मीद रही होगी कि बजट के बाद जितनी बातें होंगी कि वो वाहवाही कराएंगे और कि कितना अच्छा बजट, जैसा वो बता रहे हैं कि अभी बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं फुल पेज के कि 12 लाख का पे जो टैक्स की छूट है और वो मिडिल क्लास को कैसे खुश किया जा रहा है। टोटली नैरेटिव जो है वो चेंज करने की कोशिश की थी मोदी ने बजट के सहारे, लेकिन महाकुंभ की भगदड़ की जो बात है वो दब नहीं रही। और इधर राहुल गांधी ने एक नया मसला उठाकर मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो जवाब दें, तो उन पर इन मुद्दों पर भी बात करें। अगर मोदी बात नहीं करेंगे तो ये समझ में आएगा कि मोदी को राहुल गांधी की बातें समझी ही नहीं, या वो इतनी जानकारी ही नहीं रखते हैं। और अगर मोदी जवाब देते हैं तब भी देखना होगा कि मोदी किस तरह से इन बातों का सही जवाब दे पाते हैं। और अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, अगर वो एआई जैसे आधुनिक तकनीक पर कुछ बोलते हैं तो देश को उसी दिशा में ले जाने की जरूरत भी है। जबकि मोदी ले जाना चाहते हैं देश को सनातन और वो हिंदुत्व की बात करते करते वैदिक काल में ले जाने की कोशिश में है मोदी। तो ऐसे में क्या राहुल और अखिलेश दोनों ने मिलकर मोदी को फंसा दिया है? इस पर आपका जवाब चाहती हूँ। देखिए सर मित्रा जी, एक तो कल जो राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का दोनों का भाषण था, बहुत ज़बरदस्त भाषण था और सरकार ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई नज़र आई। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के लिए तो अखिलेश उन्होंने राहुल गांधी ने कह भी दिया कि नरेंद्र मोदी मुझसे आँख नहीं मिला पा रहे हैं, और उन्होंने मुंह घुमा लिया है, यहाँ तक कहा राहुल गांधी ने। और उसके बाद शोर शराबा हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू उठकर खड़े हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो थे वो आंख मिलाकर बात नहीं कर पाए, उन्होंने कोई जवाब राहुल गांधी को नहीं दिया। दूसरा सर मित्रा जी, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हमले किए और अखिलेश यादव ने कहा जाए भिगो के जो मारा है, तो उसकी मार जो है वो यूपी से लेकर और दिल्ली तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से महसूस कर रही होगी। कल का जो राहुल गांधी का भाषण था सर मित्रा जी, उसमें जिस तरीके से उन्होंने एआई को लेकर बातचीत की, तो आपको याद होगा कि वो बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जारी किया गया था, और प्रधानमंत्री उसमें बता रहे थे कि एआई का तो भारत में बहुत पहले से है, यहाँ बच्चे जो है पैदा होते ही आई कहते हैं, तो एआई है वो। तो आप समझ सकती हैं कि एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजनरी प्रधानमंत्री हैं, उनका विज़न कितना अच्छा है। ये प्रधानमंत्री का विज़न सामने आ चुका है पहले ही एआई को लेकर। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, वो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि भाई आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। डाटा जो है वो फेसबुक के पास है, डाटा ट्विटर के पास है, डाटा इंस्टाग्राम के पास है, डाटा गूगल के पास है, डाटा यूट्यूब के पास है। भारत सरकार के पास डाटा कहाँ है, और डाटा आप देना भी नहीं चाहते। तो एआई जो तैयार हुआ, अब जैसे डीप सीक जो बना चीन का, उसको भी लेकर उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी ने। और कल हम लोगों ने न्यूज़ पॉइंट में भी इस पर चर्चा की थी समिता जी की डीप सीक को लेकर, और राहुल गांधी की चिंताएं वो किस तरीके से वाजिब हैं। जब आपके पास डाटा ही नहीं है और आप बता रहे हैं कि साहब डीप सीक से पूछा गया कि वो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो पहले तो उसने जवाब दिया, फिर जवाब छिपा लिया और फिर कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भाई जब डाटा आपकी सरकार के पास ही नहीं, तो डीप सीक कहाँ से आपका डाटा देगा? तो अगर आपकी सरकार ने डाटा दिया होता कि अरुणाचल कहाँ है और कहाँ तक भारत की सीमा है और अरुणाचल कहाँ तक है, तब आप डीप सीक पे आरोप लगाते कि उसने सही जवाब नहीं दिया। तो जब डाटा आपके पास है ही नहीं और आप डाटा दे ही नहीं रहे हैं, तो डाटा पर आप बात कैसे करेंगे? तो डीप सीक हो, चाहे वो एआई हो, चैट जीपीटी हो या ग्रोक हो, एलन मस्क का जो भी हो, वो अपने हिसाब से भी जवाब देंगे जो डाटा उनके पास होगा। जाहिर सी बात है कि डीप सीक के पास चीन का दिया हुआ डाटा है, तो चीन के डाटा के हिसाब से बता रहा है। भारत का दिया हुआ डाटा होता तो भारत के दिए हुए डाटे के हिसाब से भी बताता वो। तो आपने डाटा चूँकि दिया ही नहीं, तो इसलिए आ रहा है। तो राहुल गांधी यही बता रहे हैं कि डाटा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ ये सरकार जो है डाटा एक तरफ नहीं दे रही है, दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि डाटा की जो है वो कोई गोपनीयता नहीं है, और ये इस पर इसका कोई मतलब निजता का अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति का नहीं है।
तो यानी एक तरफ तो आप डाटा जो है वो बेच रहे हैं, 500 रुपये में आप जो है 5 लाख डाटा ले लीजिए आधार कार्ड के, लीक हुए, पहले खबरें आई थी इस तरीके की। दूसरी तरफ आप डाटा जो है वो जनता को नहीं दे रहे हैं, देश को आप नहीं दे रहे हैं डाटा की, डाटा क्या है। तो ये जो डाटा लेस सरकार है समिता जी, उसको लेकर राहुल गांधी ने कल ज़बरदस्त तरीके से घेरा, और आज इसी डाटा लेस सरकार के ऊपर अखिलेश यादव ने हमले किए। ये कहा कि जो डिजिटल कुंभ की बात कर रहे थे वो ये डिजिट नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों की जानें गई हैं महाकुंभ में, भगदड़ में, तो ये अभी तक नहीं दे पाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया ने कुल मिलाकर समिता जी मोदी को लाचार कर दिया, और संसद से सड़क तक जो घमासान मचा हुआ है, कुंभ को लेकर भी मचा हुआ है, अर्थव्यवस्था है उसको लेकर मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट कर रहे हैं, पहला जहाज चल दिया है वहाँ से, आज रात तक या कल सुबह तक वो आ जाएगा वहाँ से भारतीयों को की पहली खेप लेकर। पहली खेप में 18,000 भारतीय वहाँ से डिपोर्ट किए जाने हैं, कुल मिलाकर 7 लाख भारतीय बताए जा रहे हैं। तो यानी विश्वगुरु हमारे जो हैं उनका किया धरा अब सब देश के सामने आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है मोदी जी कुंभ नहाने जरूर जाएंगे। जो 7 लाख भारतीय निर्वासित किए जा रहे हैं अमेरिका से, उनके लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या योजना है ये अभी तक देश को नहीं मालूम पड़ी है समिता जी। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि आज शाम को 5 बजे जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं करते कि अमेरिका से हमारे भारतीयों की एक पहली खेप निकल चुकी है और हम उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था करने वाले हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जितने लोग आ रहे हैं, अब हमको नहीं मालूम कि वो सेना का विमान है अमेरिकी सेना का, तो उसमें एक विमान में कितने लोग बैठे हैं। हालांकि जो तस्वीरें आई हैं उसमें दिख रहा है कि उनको बिल्कुल लाइन से बैठाया हुआ है। अब वो 500-700 कितने लोग हैं, एक प्लेन में कितने लोग आए हैं ये नहीं पता, लेकिन वो जितने भी लोग और जिस तरह से वो आएंगे, 18,000 लोग इकट्ठे अगले, मतलब हम ये मान ले कि महीने भर में भी अगर लौट जाते हैं, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल निश्चय कर बैठे हैं कि हमको वापस भेजना ही है और उन्होंने भेजने की शुरुआत कर दी है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह से आपके जो बिना कागज वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। इंडिया में तो आपने अपने देश में ही अपने लोगों के साथ खूब खिलवाड़ किया कि कागज दिखाना पड़ेगा और नहीं तो हम वापिस भेज देंगे, और पता नहीं कितना कितना अपमान किया गया यहाँ के लोगों का, और अब वही अपमान हो रहा है। तो देखना होगा कि मोदी आज क्या बोलते हैं, कौन जो उनके जो परिजन हैं, जितने लोग लौट रहे हैं उनके परिजन परेशान होंगे कि वो आएंगे यहाँ तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और इस सब पे मोदी किस तरह से उनको आश्वस्त करते हैं ये देखना होगा। बहरहाल बात हो रही है महाकुंभ की, जिसमें अखिलेश यादव ने आज, क्योंकि उनके भाषण का बड़ा हिस्सा आज महाकुंभ पर रहा, वो भी जानते थे कि बजट पर जो बात है, राष्ट्रपति की बात, उस पर ही उनको जवाब देना है, लेकिन उन्होंने जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन भी उन्होंने अपनी बात ये कही थी कि आप इतने बड़े बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं लेकिन आप महाकुंभ की जो अव्यवस्था हुई उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आज फिर उन्होंने संसद में यही सारी बातें उठाई। सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, किस तरह से योगी और मोदी को घेरा है। सुनते हैं अखिलेश यादव को। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी, समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को आपने। अमरेंदु जी, यहाँ पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि 100 करोड़ के आने का दावा था सर, और ये कि हमने इंतजाम किया है। आने का दावा नहीं, हमने इंतजाम किया 100 करोड़ का, और अगर ये बात झूठ है तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। ये जो बड़ी बात बोल दी, क्या इसमें योगी सरकार का झूठ एकदम सामने आ गया है? क्योंकि अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि कितना प्रचार किया और इतनी भगदड़ हो गई, अब तो उसको हटा दो। वो अभी भी अपने होर्डिंग्स नहीं हटा रहे। वीआईपी लोगों की जो जिस पर बात हुई थी कि वीआईपीओ के कारण इतनी मुश्किल हुई जनता को और इसीलिए ये सारी भगदड़ जैसी स्थिति बनी और ये सारा
ये जो बड़ी दुर्घटना हुई है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 2 दिन शांति रही, लेकिन फिर वीआईपीज पहुंचना शुरू हो गए, अलग अलग देशों के राजदूत पहुंचे, उपराष्ट्रपति पहुंचे, वहां वो जाकर गदगद है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल मोदी जा रहे हैं, उस टाइमिंग पर भी बात उठ रही है कि कल जब दिल्ली में चुनाव पड़ रहे होंगे तो मोदी वहां पर कुंभ में डुबकी लगाएंगे। ये एक मैसेज है बताने का कि देखो हिंदुत्व को वापस वो करना है। तो सारी चीजें एक और जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वो विकास की बात है, असली विकास की बात वो है, और ये जो है देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो इस्तीफा देने वाला एक जो बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए संमित्रा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस्तीफा ले लेना चाहिए था अखिलेश यादव से। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो अखिलेश यादव को गलत साबित करती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी चूं चपड़ जो थी अखिलेश यादव की इस चुनौती पर सामने निकल कर नहीं आई। और अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य कम से कम हमने नहीं देखा कि जिसने कहा कि अखिलेश यादव गलत बयानी कर रहे थे वो अपना इस्तीफा दे दें। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि अगर मेरा कहना गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। और ये बात तो संमित्रा जी लगातार जो थी वो समाचार पत्रों में और मीडिया में आती रही कि साहब 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया गया है, भव्य महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है। इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग भी ज्योतिष विज्ञान को और खगोल विज्ञान को जानते हैं वो जानते हैं कि भाई 144 साल के बाद ही हर महाकुंभ होता है। चूँकि 12 साल पे होता है तो 12 साल के 112 को 12 से कीजिए तो 144 होते हैं, तो हर महाकुंभ 144 साल के बाद ही हो रहा है। इससे पिछला भी 144 साल के बाद ही ये हुआ था, उससे पिछला भी 144 साल के बाद ही हुआ था। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो इसको ऐसे प्रचारित किया गया कि अगर मोदी और योगी ना होते तो 144 साल के बाद ये महाकुंभ होता ही नहीं। तो इस तरीके से प्रचारित किया। तो जब आपने ये प्रचारित किया था और आपने कहा था कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है आपने, तो फिर आप वो डाटा क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जानें गई हैं भगदड़ में? और अखिलेश यादव तो बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो है वो लोगों की मृत जो है वो शरीर है वो सड़ रहे हैं, वहाँ से बदबू आ रही है। और आप अभी तक जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग उसकी जाने गई, सूची आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये सवाल उठ रहे हैं संमित्रा जी कि अगर नहीं हुई है वहाँ कोई दुर्घटना और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं तो इस सरकार को ये डाटा देने में क्या दिक्कत है कि जिन 30 लोगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है उन 30 के नाम भी क्यों नहीं बता पा रही है सरकार कि 30 लोग ये हैं? वो सूची क्यों नहीं आ रही है कि इन 30 की जान गई है? और जो कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे थे, बता रहे थे कि भाई 15 हज़ार रुपये लोगों को लेकर दिए जा रहे हैं कि अपनी जो है वो जो आपके जो परिजन हैं जिनकी उसमें जाने गई हैं उनको आप लेकर यहाँ से चले जाइए कहीं भी और 15,000 जो आने जाने का आप खर्चा ले लीजिए। तो यानी एक तो ये कि मुआवजा नहीं देना पड़े, मुआवजा तो खैर सरकार देती नहीं। जब कहा था कि भाई कोविड में जो जिनकी जाने जाएंगी उनको 4 लाख रुपये दिया जाएगा, उसके बाद में मुकर गए, पैसा नहीं दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। तो और फिर अब इसमें महाकुंभ में भी दूसरा ये कि साहब ये पोल खुल जाएगी कि 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया था आने का, तो आप इतनी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? और वीवीआईपी को लेकर जो सवाल उठाते संमित्रा जी, उस दिन भी वीवीआईपी की वजह से ही भगदड़ हुई, ये भी कहा जा रहा है। चूँकि वीवीआईपी के लिए 30 पेंटून पुल जो थे बंद कर दिए गए, ये आरोप लग रहे हैं। अब ये किए गए थे नहीं किए गए थे ये तो सरकार जाने, लेकिन आरोप जो लग रहा है वो ये कि 30 पेंटून पुल बंद कर दिए गए और उसी की वजह से लोगों को 25-25 किलोमीटर दूर जो था वो चलकर जाना पड़ा, उसी में भगदड़ मची। ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये डाटा इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि इससे सरकार जो है बेनकाब हो जाएगी कि उसके जो इंतज़ाम के दावे थे वो कितने खोखले थे। लेकिन जो एक और बात अखिलेश यादव ने कही वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो संमित्रा जी शायद धूमिल की कविता है कि जब आपके कमरे में, घर के कमरे में लाश पड़ी हो तब आप जो है दूसरे कमरे में मंगल कैसे बना सकते हैं। तो जिस समय आपके मोर्चरी में लाशें पड़ी हों तो उस समय आप फूलों की वर्षा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। और 144 साल में पहली बार हो रहा है, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि जब से महाकुंभ की परंपरा तब से पहली बार हो रहा है कि जो शाही अखाड़ों का मुहूर्त होता है, अखाड़ों का शाही स्नान करने का, उस मुहूर्त में अखाड़े थे वो शाही स्नान नहीं कर पाए। ये महाकुंभ में सनातन परंपरा में पहली बार हुआ है और इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से एक वो स्वामी जो निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, उनका एक वक्तव्य जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि सरकार ने किस तरीके से जो था वो कुंभ को महाकुंभ, अर्ध कुंभ को कुंभ, कुंभ को महाकुंभ कर दिया और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा दिया और शास्त्र सम्मत नहीं है। ये वो आरोप साफ तौर पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लोग हैं, इनको ना तो वेद की समझ है और ना शास्त्रों की समझ है, ये अपने राजनीतिक हिसाब से फैसले देते हैं।
ये वो कहते हुए नजर आ रहे थे। यानी चारों शंकराचार्य जो हैं वो भी इस सरकार के इस कृत्य के खिलाफ खड़े हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये समझता ही देखा जा सकता है कि इन्होंने किस तरीके से हिंदू धर्म को राजनीति का हथियार बना दिया, और सबसे ज़्यादा अहित अगर हिंदू धर्म का कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही जो बात से अखिलेश यादव कह रहे थे कि हिंदू विरोधी सरकार जो है ये आ गई है और ये हिंदुओं की जाने गई हैं उस कुंभ में, उनका भी डाटा ये सरकार नहीं दे रही है। बहुत गंभीर आरोप जो थे वो अखिलेश यादव ने लगाए। समझता जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा कि पुण्य कमाने आए थे और अपनों को खोकर यहाँ से चले गए, अपनों की मतलब लाशें अब लेकर जा रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव ने कही और काफी गंभीर बात, और जिसको हिंदू को जगाने का काम यही मोदी करते रहे, वो यही दावा करते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इनके कुकृत्यों से वाकई हिंदू जागेगा और मोदी को उनकी असली जगह बताएगा कि आपको यहाँ पर सत्ता में रहने का हक नहीं है। कम से कम महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसके बाद यही माहौल बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल जब राज्यसभा में ये बात कही तो उस पर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता भी दिया कि या तो आप सही आंकड़े दीजिए या मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर मानिए। क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसको सुनते हैं और उसके बाद सुन लेते हैं कि जया बच्चन, उनके भी एक बयान पर काफी विवाद हो रहा है और बीजेपी जो है बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनते हैं, उसके बाद जया बच्चन को भी सुनते हैं। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। सर ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। तो अमरिंदर जी खड़गे जी ने बिल्कुल ये कहा कि अगर आपको मेरे हजारों बोलने से आपत्ति है तो फिर कितने मरे आप उसकी जानकारी दे दो। और ये बहुत अजीब बात है कि जब कितने करोड़ लोग कितने दिन में पहुंच रहे हैं, आज कितने लाख लोगों ने डुबकी लगाई, कल कितने लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं, ये आंकड़े जब बताए जा रहे हैं तो कितने लोग मरे हैं ये बताने की जहमत सरकार नहीं उठा रही। और जो अखिलेश यादव ने कहा था कि 17 घंटे तो योगी को लगे केवल उस पर रिएक्शन देने में, तो इसका मतलब है कि इस बात को दबाने की पूरी तरह से कोशिश थी। और ये किस तरह से धर्म की सेवा है इसको तो फिर बीजेपी बेहतर बता सकती है। अब जया बच्चन ने जो कहा उसको भी सुनते हैं, क्योंकि उनके इस बयान को लेकर फिर से सनातन और हिंदुत्व और इस सब की बात होने लगी है। लेकिन जया बच्चन ने जो सवाल उठाए हैं संसद के बाहर, सदन के बाहर उन्होंने उठाए, लेकिन उन सवालों पर बीजेपी जिस तरह से बिफरी हुई दिख रही है, बौखलाई हुई दिख रही है, उस पर लगता है कि एकदम सही जगह पर चोट पड़ी है उसको। सुन लेते हैं जया बच्चन की बात। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। फिर पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। What is your demand on कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलना चाहिए ना जी। सरकार मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या?
कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। एकजुट है, उसने विरोध किया है, वॉकआउट किया एकजुट होकर। आप जो मांग कर रहे हैं, देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं अरे। अमलेंदु जी, जया बच्चन का जो एक तरह से देखा जाना चाहिए कि गुस्सा उनको बहुत, क्योंकि वो इस झूठ से परेशान है कि आप सही बात नहीं बता रहे हैं, न सदन में बोल रहे हैं, आप जनता को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो बातें अखिलेश यादव ने कही, जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, उन्होंने भी कहा कि हजारों लोगों की मौत हुई है और आप इतने करोड़ों के आने की बात कर रहे हो या इंतजाम की बात कर रहे हो, क्या उस प्रयागराज में इतने लोग आ सकते हैं क्या? क्योंकि आपको याद होगा जब कुंभ शुरू हुआ था तो बहुत बड़े बड़े दावे और लगातार जो तस्वीरें ट्विटर पे आ रही थी कि सब कुछ अच्छा है, बहुत ही बिल्कुल जो शाइनिंग इंडिया वाली जैसी बात होती थी वैसे ही दिख रहा था कि इतना चाक चौबंद इंतजाम की कभी हुआ ही नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे पोल खुलने लगी, दिखने लगा कि लोग कितने त्रस्त हैं, कितने, कहीं वो ठंड में सो रहे हैं, कहीं आधी रात को ऐलान किया जा रहा है कि आप अभी नहा लो नहीं तो सुबह भीड़ हो जाएगी, कहीं उनको वो जो दलदल से खींचने वाली बात है वो तस्वीरें भी सामने आई कि कैसे दलदल में से वो महिला को खींचा जा रहा है। और जो भगदड़ हुई, एक नहीं 2 भगदड़ हुई है और उनमें मतलब उसकी कोई सही जानकारी नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर पूरा एक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पूरे विश्व में कुंभ के कारण डंका बज रहा है और लोग तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा इस सदन की जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी बीजेपी नेताओं ने ये कहा था कि जो उनके जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसको राजनीति का मुद्दा बना रहा है, जबकि इससे दुनिया में वाहवाही हो रही है। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये सारी जो सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। और जया बच्चन ने एक जो बड़ी बात कही कि आप लोगों ही अब आम आदमी की आखिरी उम्मीद हो, जो मीडिया के लिए एक उन्होंने वो कर दिया कि अब आप लोग भी अगर सच नहीं बताओगे तो फिर किससे आदमी उम्मीद करेगा। यहाँ पर जया बच्चन के इस पूरे बयान पर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी इसको हिंदुत्व विरोधी बताकर जया बच्चन से माफी की मांग कर रही है। एक तो संबिता जी, हिंदुत्व विरोधी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा हिंदुत्व विरोधी यही है, सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी यही हैं और इनके सारे क्रियाकलाप जो है वो हिंदू विरोधी हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। बहुत कायदे की बात जया बच्चन ने कही और उन्होंने कहा कि भाई सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, भाई डाटा तो दीजिए, जो कम से कम ये तो बताइए कितने लोगों की जानें गई हैं। जी, वीडियोस जो तमाम वायरल हो रहे हैं उन वीडियोस पे आप बताइए, आप जल शक्ति पे बात कर रहे हैं और प्रदूषित हो रहा है जल, आपने लाशें जो सीधे सीधे पानी में छोड़ दी। ये जो सवाल, तो ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और इस पर समिता जी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। अखिलेश यादव ने भी आज जब ये बात कही कि 17 घंटे मुख्यमंत्री को लग गए ये स्वीकार करने में कि कोई भगदड़ हुई है, जबकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबह ही जो थे स्वीकार कर चुके थे कि भगदड़ हुई है, उसमें जाने गई हैं और श्रद्धांजलि भी दे दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई जो था उस पर नहीं किया और बल्कि एक तरीके से धमकी दे रहे थे कि अफवाहें ना फैलाई जाएँ। ये रहा। एक जो वहाँ की मेला प्रभारी एसएसपी हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आप वो एक जगह भगदड़ हुई थी तो वहाँ उन्हें कोई सूचना नहीं मिली, किसी ने कोई सूचना नहीं दी पुलिस को कि वहाँ भगदड़ हुई है। तो भाई ये जो आप जो ड्रोन से निगरानी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सब जगह देख लेते हैं, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का वक्तव्य था कि वो ड्रोन से जो देख लेते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी भी ड्रोन से नहीं देख पाए कि कहाँ भगदड़ हो रही है। तो कम से कम नरेंद्र मोदी अपने ड्रोन से देखकर योगी आदित्यनाथ को बता देते। मीडिया पे चल रहा था कि साहब 3 घंटे में 4 बार नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है उस दिन, तो 4 बार बातचीत की तो ड्रोन से देख के बता देते कहाँ कहाँ भगदड़ हो रही है, कितने लोग मरे हैं जी। तो नहीं बताया नरेंद्र मोदी ने भी, तो ड्रोन किस काम के था नरेंद्र मोदी का। तो ज़बरदस्त तरीके से सरकार घिरी हुई है और ये बड़ा मसला जो है, जो कहा जा रहा था कि साहब इससे बड़ी जो है वो भारत का नाम हो रहा है पूरी दुनिया में, तो जो नाम होने के लिए किया था वही अब सबसे ज़्यादा कहा जाए बदनामी का कारण बन रहा है जी। और जाहिर सी बात है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी बदनामी होगी,
पूरी दुनिया में बदनामी यही हो रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार जो है वो डाटा छिपा रही है। तमाम विदेशी अखबार जो हैं वो लिख रहे हैं, विदेशी मीडिया आउटलेट जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोगों की जाने गई हैं, सरकार डाटा छिपाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर सुमित्रा जी अगर देखा जाए तो ये सरकार जो है हर मसले पर घिरी हुई नज़र आई, और इंडिया ने जिस तरीके से प्रहार किए, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि हज़ारों, तो उधर से हल्ला होने लगा कि साहब ये बदनाम कर रहा हूँ। उनका ठीक है भैया, मैंने हज़ारों कहा तो इसलिए नहीं कहा कि आपको कोई मैं आरोप लगा रहा हूँ। तो मुझको गलत साबित करने के लिए आप सही डाटा दे दीजिए, हज़ारों नहीं तो भैया बता दीजिए 30 मरेगी, 35 मरेगी, 50 मरे, जो भी आप बता दीजिए। तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो अभी तक ये सरकार नहीं दे पा रही है। मतलब 50 लोग, अगर 30 लोगों की जाने गई हैं, जैसा कि कहा गया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30 लोगों की जाने गई हैं, तो वो 30 लोग कौन है, वही सूची कम से कम जारी कर देते। आज 4 तारीख हो गई, 5 दिन से ज़्यादा हो गया इस बात को। जी। तो वो 30 लोगों की सूची आप नहीं दे पाने, 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया था, ये आपने तैयार कर लिया। ये भी बता दिया उसी दिन कि 3.5 करोड़ लोग जो स्नान कर चुके हैं। 3.5 करोड़ लोग, सुमित्रा जी, अगर गंगा में डुबकी लगाएंगे तो गंगा निकल के इलाहाबाद से जो आ जाएगी दिल्ली तक। 3.5 करोड़ लोग अगर डुबकी लगा लेंगे तो भाई ठीक है, आप अगर मूर्खों के सरदार हैं तो पूरी दुनिया को हम मूर्ख क्यों समझते हैं कि 3.5 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे और गंगा जो है वो इलाहाबाद में बहती रहेगी, निकल कर बाहर नहीं आएगी, दिल्ली तक नहीं आएगी। 3.5 करोड़ लोगों का आयतन जो है, मतलब अगर जोड़ा जाए, एक आदमी अगर 1 फीट की जगह घेर रहा है तो कितना फिट हो गया? गंगा में कितना फिट पानी है, कितनी चौड़ी है वहाँ गंगा प्रयागराज में? 3.5 करोड़ लोग एक साथ अगर डुबकी लगाएंगे तो कितने बाहर निकल के पानी आएगा? तो इसीलिए चूंकि वैज्ञानिक तरीका नहीं है, कुछ जानते नहीं है, तो जो भी लफाजी करनी है वो लफाजी कर दी जाए। तो 7,000 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया महाकुंभ के नाम पे, वो सिर्फ लफाजी करने के लिए और अपना जो है PR करने के लिए खर्च किया गया। लेकिन वो उल्टा पड़ रहा है। ये 7,000 करोड़ रुपया जो है वो, मुझे लगता है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो जिन लोगों ने 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया उनसे वसूली भी करेगी सविता जी। बिल्कुल। और ये जो महाकुंभ में किसको मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। लेकिन ये तय है कि इस महाकुंभ के आयोजन से बीजेपी जरूर मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि आयोजन तो अपनी तरह से होता जो एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ उठाने की जो कोशिश बीजेपी ने यहाँ की, उसमें उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी अगर इस आयोजन को जैसा सदियों से होता आया है वैसे ही होने देती और इसमें जबरदस्ती का प्रचार करना या ये कहना कि मोदी और योगी के कारण ही हिंदुत्व को आज इतना ऊंचा स्थान मिल रहा है, अगर इस तरह का एक प्रोपेगेंडा नहीं फैलाती बीजेपी तो शायद थोड़ा लोग उतना नाराज नहीं होते। लेकिन अब लोगों की नाराजगी खुलकर दिख रही है और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनके जवाब मोदी के पास नहीं है। मोदी पूरी तरह से सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे विपक्ष के आगे। कल राहुल गांधी के भाषण पर वो जिस तरह चुपचाप बैठकर सुनते रहे, उससे समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी, क्योंकि कल राहुल गांधी का अंदाज और तेवर एकदम नए थे, वो आक्रामक नहीं थे, वो बिल्कुल शांत होकर अपनी बात उन्होंने एक जो समझदार नेता जैसा करता है वैसी बात उन्होंने रखी थी। अब देखना है कि आज मोदी शांत रहकर ही अपने उसी अंदाज में जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, या कि फिर वो पूरी तरह से लाचार नजर आएंगे आज इंडिया गठबंधन के आगे। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।